नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लोकमंत्र। चुनाव का पहला फेज 7 दिन के बाद शुरू होने वाला है, यानी 19 अप्रैल को जो 7 दौर का मतदान है उसका पहला दौर शुरू होगा। और उसके ठीक अहम वक्त पहले कांग्रेस के जो दो प्रवक्ता, जो उनके दो जो टीवी का चेहरा जिनको आप कह सकते हैं, उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन पकड़ लिया। पहले गौरव भल्ला गए, उसके बाद आपके रोहन गुप्ता भी पार्टी छोड़ के चले गए। और दोनों ने बड़े जो देखा है, दोनों ने बड़े लेम एक्सक्यूज दिए हैं कि जैसे गुप्ता जी ने कहा कि जी हमारे परिवार ने हमेशा कांग्रेस की सेवा की, लेकिन हमारा वहां अपमान हो रहा था और इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा। दूसरी तरफ जो गौरव भल्ला है, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को लेके उन्होंने कुछ बात कही। तो बहरहाल इसमें देखना यह है कि इससे पार्टी को कितना नुकसान होता है और अभी कांग्रेस के आस्तीन में और क्या कितने सांप हैं या हो सकते हैं, इसी सब विषयों को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रभाष शुंगलू। तो शुंगलू जी, आपका स्वागत है इस जी प्रोग्राम में। नमस्कार। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो घटनाक्रम हुआ है यहाँ पर, इससे कांग्रेस को कितना नुकसान होगा। हालांकि दूसरी पार्टी में भी देखें तो वहां पर भी उठापटक चल रही है। बीजेपी के भी लोग हैं, वो भी जा रहे हैं, बीएसपी के भी एक सांसद हैं, वो भी छोड़ के चले गए। तो उसको आप कैसे देखते हैं, और खासकर मैं कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में आपसे ये बात पूछ रहा जी फिरोज साहब, ऐसा है कि हमने चुनाव दर चुनाव हमेशा ये देखा कि ये जो आवागमन होता है लोगों का, पहले दशकों पहले इसको आया राम गया राम की संज्ञा दी गई थी। और इन्हीं नेताओं में से किसी ने संज्ञा दी थी, जो कि नाम जो है प्रेस ने उसको और पॉपुलर किया। लेकिन ये ना तो पहली मर्तबा हो रहा है ऐसा, और ना ऐसा हम कह सकते हैं कि आगे नहीं होगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं और लोग अपने परसेप्शन से, नेता अपनी परसेप्शन से, जैसे कहा जाता था कि भाई किसका पलड़ा भारी होगा, रामविलास पासवान जो है वो जान जाते थे, उसी तरह से वो करवट ले लेते थे। कभी एनडीए में रहे, कभी यूपीए में रहे। खैर वो तो उनकी राजनीति थी। जो हूँ। और लालू ये यादव कहा ने भी, तो उनको एक नाम भी दे दिया था, मौसम वैज्ञानिक। मौसम वैज्ञानिक नाम दे दिया था वो। लेकिन ये जो है, ये मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान का अपनी एक राजनीति रही है, और सोशलिस्ट मूवमेंट से निकले हुए नेता रहे हैं। वो एनडीए में रहते हुए भी अपनी आवाज समय समय पर बुलंद करते रहे। उन्होंने गोधरा दंगों के खिलाफ भी आवाज अपनी उठाई। तो हम अभी तो खैर पासवान जी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी जो बात आपने की कि ये जो गौरव वल्लभ है और रोहन गुप्ता हैं, और उससे पहले तमाम कांग्रेस के नेता, आप पिछले 2-3 साल में अगर उठा के देख लें तो कपिल सिब्बल से लेकर अमरिंदर सिंह, गुलाम नबी आजाद, और बड़े नेता भी, और जितिन प्रसाद जो यूपी के युवा नेता हैं, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया। T26 नाम दिया गया था, 26 लोग थे जिन्होंने एक तरह से जी आला जी जी, कमान वो में जन्म लिया। हाँ। और उस लिस्ट में, और वो कपिल सिब्बल थे जो कि अब नहीं है कांग्रेस के साथ। और भी तमाम ऐसे नेता थे जिन्होंने वो, जो आप बात कर रहे हैं, T26 उसमें, उस लिस्ट में शामिल थे, जो अभी कांग्रेस के साथ बने भी हुए हैं। इसमें शशि थरूर भी हैं। हम्म। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अभी ये नेता जो जा रहे हैं, अशोक चौहान जैसे अभी 3-4 महीने पहले जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के, और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी। मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ी। तो ये सब नाम रहे हैं, और ये सब नाम वो नाम भी रहे हैं इनमें से जो आज ये कह सकते हैं कि उन्होंने पार्टी की बहुत सेवा की, और पार्टी ने उनके लिए कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे शायद वो अगर खुद अपने गिरावान में झांक के देखें तो ये स्टेटमेंट ही और ही गलत होगा, क्योंकि मिलिंद देवड़ा
वो मिनिस्टर रहे, अशोक चौहान मुख्यमंत्री रहे। और एक टाइम पर तो इन इन नामों की चर्चा भी होती थी प्रेस में भी और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में भी। गौरव वल्लभ जो कि प्रोमिनेंट स्पोक्स पर्सन के तौर पर पिछले 3-4 सालों में उभरे हैं, वो आज ये कहते हुए निकले कि साहब कांग्रेस पार्टी जो है वो हिंदू हितों का ख्याल नहीं रख रही है, वो जनमानस की नब्ज नहीं पकड़ पा रही है। वो मंदिर राम मंदिर का उद्घाटन होता है तो उसमें कांग्रेस पार्टी के नेता नदारद रहते हैं। कांग्रेस पार्टी को इसलिए छोड़ रहे हो क्योंकि वेल्थ क्रिएटर्स को वो गरियाती है, वेल्थ क्रिएटर्स के खिलाफ जो है उनका वो मुहिम झंडा बुलंद किए हुए। अब ये वेल्थ क्रिएटर्स कौन है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और वेल्थ क्रिएटर्स जो काम कर रहे हैं उससे मेरे ख्याल से किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वेल्थ क्रिएटर्स के नाम पर या उनका नाम फेंक के एक राजनीति तो जरूर, एक राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है। क्योंकि वो वेल्थ क्रिएटर्स अब क्या हो गए, अब क्या कर रहे हैं, उनका रोल क्या, वो केवल वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं या उसके जरिए वो देश की राजनीति में भी अपना योगदान कर रहे हैं, चाहे भले ही पीछे से कर रहे हो। और जिसके खिलाफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राहुल गांधी वो अक्सर बोलते रहे हैं, क्योंकि वहां पर वो बात कर रहे हैं सत्ता से जुड़े हुए एक ऐसे भ्रष्टाचार की जिसमें इन वेल्थ क्रिएटर्स का भी कहीं ना कहीं योगदान है। और इसीलिए वो ऐसे वेल्थ क्रिएटर्स को कभी नाम लेके कभी बिना नाम लिए वो घेरने की कोशिश करते रहे हैं। अब गौरव वल्लभ कहते हैं वेल्थ क्रिएटर्स के खिलाफ पार्टी बोल रही है, पार्टी जो है उनकी लीडरशिप में कमी है, कोई कह रहा है पार्टी लीडरशिप में कमी है, अशोक चौहान वो बोल रहे हैं। और ये आप देखें 2-3 मुद्दे ही उठाए जा रहे हैं, पार्टी लीडरशिप की कमी, राहुल गांधी में विश्वास नहीं, हालांकि नाम को राहुल गांधी का कोई नहीं ले रहा है। दूसरी बात, उससे भी बड़ी बात जो कि गौरव वल्लभ ने कही है, वो दरअसल वो बहुत रिप्रेजेंटेटिव बात है, जो कि रोहन गुप्ता की भी बात है, कि न्यू इंडिया की बात कही गौरव वल्लभ ने, एक शब्द लिया न्यू इंडिया। अब जाहिर तौर पर न्यू इंडिया शब्द जो है वो कांग्रेस की वोकैबुलरी का शब्द नहीं है। न्यू इंडिया जो शब्द है वो पिछले 10 सालों में किस कैंप की तरफ से आया, किन पार्टियों की तरफ से आया, उस पार्टी को कितना, उस पार्टी ने और उस पार्टी से जुड़ी जो गोदी मीडिया ने उस शब्द को कितना प्रचार प्रसार किया, ये हम सब जानते हैं। ये न्यू इंडिया क्या है, इसकी फिजा, राजनीतिक फिजा क्या होगी, इसकी, इसका सामाजिक पहलू दृष्टिकोण क्या होगा, ये हमने पिछले 10 सालों में भी देखा। और उस न्यू इंडिया का एक ताना बाना जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, कहा जा रहा है कि साहब कांग्रेस उस न्यू इंडिया से अपने को दूर रखती है, उस न्यू इंडिया के फिजा में आ नहीं पा रही है, तो हम जो है हम अपने को दूर कर लेते हैं। ये न्यू इंडिया क्या है हम सब जान रहे हैं, न्यू इंडिया क्या है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो न्यू इंडिया का मैनिफेस्टो रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रहा है। न्यू इंडिया का मैनिफेस्टो किस पार्टी का मैनिफेस्टो रिफ्लेक्ट करता आया है, वो है बीजेपी, मोदी की बीजेपी। कांग्रेस के नए मैनिफेस्टो में तो बात कास्ट सेंसस की भी की गई है, उसका भी विरोध करते हुए नजर आए गौरव वल्लभ। वो वो कास्ट सेंसस का विरोध बीजेपी भी करती आ रही है। राहुल गांधी लगातार कास्ट सेंसस के पक्ष में बोल रहे हैं कि होना चाहिए, जरूरी है। राहुल गांधी एम्प्लॉयमेंट को लेकर बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे, युवाओं के साथ हम के लिए हम ये पॉलिसीज अपनाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट जो चल रही है और लगातार बढ़ती आ रही है, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लेकिन गौरव वल्लभ, रोहन गुप्ता और तमाम ऐसे नेताओं को, अशोक चौहान को और मिलिंद देवड़ा को, ये सब बातें जो हैं वो उनको लग रहा है ये बातें तो खैर क्या है, न्यू इंडिया है, इस समय फिजा न्यू इंडिया की है। तो इसके कुल इससे मिला पहले के कि जी। इसके पहले कि मैं आपसे कुछ और भी जानूं, मैं यहाँ पर एक अज्ञे जी की एक बड़ी छोटी सी कविता है, उसको मैं जी। आपको सुनाना चाहूंगा। उसके बाद मैं उस पर प्रश्न करूंगा। उनकी कविता है, उसका शीर्षक है सांप।
और कविता यूं है कि सभ्य तो तुम हुए नहीं, नगर में बसना तुम्हें आया नहीं, एक प्रश्न पूछूं उत्तर दोगे, डसना कहाँ से सीखा, विष कहाँ से पाया। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि ये जो, जिसको एक बड़ा उदाहरण है कि कहावत है आस्तीन में सांप पालना, तो क्या कहीं ना कहीं यह कांग्रेस आला कमान की कहीं चूक हो गई, या कमी है, या लापरवाही है, कि उनको अब समझ में ही नहीं आया कि हम आस्तीन में सांप पाल रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल से ये आस्तीन में सांप का जुमला इतना पुराना है कि ये कम से कम राजनीति का जो एक प्रोफेशनल सेक्टर है, हम तो कहेंगे अब ये प्रोफेशन ही है, और इसमें भी मुनाफा और नुकसान और गणित देख के ही और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एनालिसिस करके ही लोग उतरते हैं। राजनीति के अखाड़े में सभी सांप हैं और सभी नागराज हैं, और सभी एक दूसरे को के जहर की काट भी जानते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई बड़ा होता है, कोई छोटा सांप होता है। राजनीति के लिए विषैला शब्द इस्तेमाल करना कहाँ तक उचित होगा ये नहीं, लेकिन जब चूंकि आपने बात सांपों की है, तो सांपों से जुड़े हुए जहर की भी बात की होगी। तो ये जो राजनीतिक फिजा है और जो सामाजिक फिजा है, इसमें आज अगर हम और आप जहर घुला हुआ देख रहे हैं, तो ये किन सांपों की वजह से है। उस पे अगर हम वो नाम पे ना जाएं, तो फिजा तो जहरीली बना दी गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अब ये आस्तीन के सांप पाले गए, ये कौन लोग हैं जो कि जा रहे हैं छोड़ के, ये इनका धरातल है क्या। हाँ, ये बात भी है इनके कि अब दोनों का अगर आप देखें तो कोई ये, जिसको कहते हैं ना कि जमीनी नेता नहीं है, उस तरह से इनका जी, कोई वो नहीं है कि, तो उस गौरव दृष्टि से वल्लभ, अगर हम देखें तो कांग्रेस को ऐसा कोई भारी नुकसान नहीं हो गया, लेकिन हाँ, एक मैसेज एक गया है, और वो भी ऐसे वक्त जी जब कुछ चुनाव सिर पर है। तो ऐसे में आपको क्या देखिए लगता नाम, है जी कि जी, इससे कांग्रेस को? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गौरव वल्लभ के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई कोई बहुत ज्यादा लंबा एसोसिएशन नहीं रहा है गौरव गौरव वल्लभ का या रोहन गुप्ता का। अशोक चौहान के जाने से हो सकता है महाराष्ट्र की राजनीति में फर्क पड़े थोड़ा बहुत, लेकिन वो खुद कितना बड़ा डेंट कर पाएंगे कांग्रेस के वोट बैंक में, ये भी, क्योंकि आप ये भी ध्यान रखिए कि ये लोग जो छोड़ के जा रहे हैं उनके कारण भले ही वो गिना रहे हो कांग्रेस के वीक लीडरशिप में, या कि कांग्रेस में सुनवाई नहीं है, या कांग्रेस में इंटॉलरेंस बढ़ती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वजह यह भी है कि उनको एक भविष्य शायद ये दिख रहा है। और ये कांग्रेस के लिए भी अच्छी बात नहीं है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी एक मैसेज तो है कि उसके अपने लिए लोग, अपने लोग ही क्यों छोड़ के जा रहे हैं, ये कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा। उस पर हम आएंगे बाद में। लेकिन अब ये देखिए कि गौरव वल्लभ भी छोड़ के जा रहे हैं, या रोहन गुप्ता या अशोक चौहान या मिलिंद देवड़ा, और जो पहले भी गए अमरिंदर सिंह क्यों गए कि साहब नवजोत सिंह सिद्धू को क्यों आप आगे कर रहे हो। अशोक चौहान ने अपने बात की कि महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में उनकी सुनवाई नहीं हो रही और पार्टी हाईकमान उसको एड्रेस नहीं कर रहा है उनकी प्रॉब्लम्स को। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ सबसे अभी आजकल क्या हो रहा है, तीन फ्रंट पे जो है, जो सत्तारूढ़ है दल गठबंधन, वो क्या कर रहा है, वो इधर से उधर से, एक तो पोचिंग पोचिंग कैसे हो रही है, मध्य प्रदेश की सरकार कैसे बनी, जब पिछली बार जब कमलनाथ जीत कर आए थे, इस बार की नहीं, पिछली बार कैसे बनी। तो कांग्रेस में आज की डेट, बीजेपी में आज आज की डेट में वो सारे नेता क्यों हैं जो कभी आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले या 8 साल पहले कांग्रेस में एक लंबी पारी खेल चुके थे। ये ये कौन सी वॉशिंग मशीन की बात कही जा रही है कि वॉशिंग मशीन में डाला जाए और आपके कपड़े जो है दाग वाले कपड़े धुल जाते हैं। ये दाग वाले नेता ही क्यों जा रहे हैं, ये वो नेता ही क्यों जा रहे हैं जिनके खिलाफ कभी कोई करप्शन की इंक्वायरी थी, भले ही ठीक है कांग्रेस की करप्शन की इंक्वायरी भी थी अशोक चौहान पे, उनको वो अपदस्थ हुए थे उसके कारण, ये भी बिल्कुल फैक्ट है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या रही होगी, उनके उनके पिताजी ने तो आखिरी दम तक कांग्रेस
का दामन थामा रहा कुछ समय के लिए। जब वो केसरी प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, लेकिन बाद में फिर वो कांग्रेस में आए, वो मंत्री रहे, 6 मंत्री रहे। राजनीतिक परिवार उनका दोनों कैंपों में बटा रहा, ये अलग बात है। तो अब ये कह लें कि भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया वापस अ, अपनी दादी की पार्टी में चले गए हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं। लेकिन वो तो हमने तो उनको देखा कि राहुल गांधी से कंधे कंधा मिलाते हुए उन्होंने हमेशा उनके साथ रहे हैं। फिर उनको राहुल गांधी से कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम कैसे हो गई, ये उनको समझना है। वो क्या अपने लिए मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा कोई रोल देख रहे थे? लेकिन अगर देख भी रहे होंगे तो शायद वो तो उनको अभी तक मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये दो जो कांग्रेस के अपने प्रॉब्लम्स हैं, शायद कांग्रेस के लोग आज ये समझ रहे हैं कि पिछले 5 सालों में 2019 से लेकर 2024 के बीच में भी, जब 2019 में कांग्रेस को सबसे कम सीटें आई, 50 से भी कम सीटें आई, शायद आज उनको ये लग रहा हो, और वो ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लोग पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं या जाने की तैयारी में हैं, जो शायद ये मानते हैं और इस प्रोपेगेंडा में वो भी कहीं ना कहीं अपना प्रोपेगेंडा और जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि इस बार 400 पार, शायद इस प्रोपेगेंडा में वो भी अपने आप को उसका हिस्सा मान रहे हो कि शायद ऐसा ही होने जा रहा है। तो ये वो लोग हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसा 5 साल के बाद भी पार्टी में के नेता ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि 5 साल के बाद भी कांग्रेस शायद इस बार वैसा वाला भी परफॉर्मेंस ना दे पाए जो 2019 में दिया था। यहां आके मैं ये सवाल जो है वापस कांग्रेस की तरफ मुड़ जाता है कि बात ये नहीं है कि पोच किया जा रहा है और एक सत्तारूढ़ पार्टी आपके लोगों को पोच कर रही है, उनके लिए कुछ खास मशीन बना के रखी है, वॉशिंग मशीन, उसमें डाला जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, नेताओं को, चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला जा रहा है, उनकी पार्टियां तोड़ी जा रही हैं। ये सब तो चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। लेकिन ये किस पार्टी से सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है? उस पार्टी जो सबसे ज्यादा, सबसे पुरानी पार्टी है, अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी एक जमाने तक रही है, हाल फिलहाल तक रही है। चार तीन राज्यों में 4 राज्यों में आज हाल फिलहाल तक भी उनकी सरकारें थी। हम्म वो लोग क्यों इतना डरे हुए हैं? आखिर क्या ऐसा है कांग्रेस में जो कि नेता उनके ये समझ रहे हैं कि शायद इस बार जो है 2024 में, क्या ऐसा है, क्या वो सोच रहे हैं ऐसा कि इस बार शायद वो परफॉर्मेंस भी वैसी परफॉर्मेंस भी ना हो पाए? कॉन्फिडेंस की कमी क्यों नजर आ रही है, मेरा सवाल अब यहाँ पे उठता है। इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। कॉन्फिडेंस की कमी है तो उसका मतलब बहुत कुछ कह रहा है ये पार्टी के बारे में और पार्टी के आने वाले चुनाव के परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि आने वाले क्या चुनाव, एक हफ्ते भर बाद चुनाव होने हैं। पहले चरण का मतदान तो 19 अप्रैल को होना है, अगले हफ्ते होना है। आपकी तो बात को अगर आज समझूं ये तो क्यों सोच रहे कुल हैं? मिला के आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर ही कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और ये जो पलायन हो रहा है, इससे उसको नुकसान हो सकता है इन चुनावों में। बावजूद इसके कि इंडिया गठबंधन बन गया है, काफी उसमें पार्टीज हैं, तो इसके बावजूद क्या इसको नुकसान होने जा रहा है, ऐसा मुझे आपकी बात से लगता है। देखिए, मैं यहाँ पे एक प्रिडिक्शन करने तो बैठा नहीं हूँ, ना प्रिडिक्शन करने का मेरा कोई ऐसा हुनर है, और ना मैं उसमें अपने आप को दक्ष मानता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि दो दो बड़े बड़े खेमे हैं, अगर आप कह लें। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया है। अब इंडिया अलायंस में लोग हैं, उसमें भी गठजोड़ हुआ है और वो अभी तक बने हुए हैं। लेकिन हम तो कुछ समय पहले तक तो हम ये भी सुन रहे थे कि नीतीश कुमार भी उस अलायंस में होंगे। फिर क्या हो गया बिहार में? तो हम तो सुन रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू भी आएंगे उस अलायंस में कहीं ना कहीं। चंद्रबाबू नायडू ने भी पलटी मार ली। आप ये कह सकते कि इंडिया अलायंस में बीजेडी नहीं आई या बीजेडी नहीं आना चाहते, लेकिन बीजेडी साहब एनडीए के साथ भी नहीं जा रही, वो इंडिपेंडेंटली अपने चुनाव लड़ी, दूरी बना के रखे हुए। तो ये इंडिया अलायंस के लिए जीत है, क्या हम मानेंगे? हम बेशक मान सकते हैं, हम बेशक मान सकते हैं, लेकिन हमें अपने गिरेबान में भी तो झांकना होगा ना।
इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी आज भी कांग्रेस ही है ना, जैसे इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। और हम यहाँ बात कर रहे हैं इंडिया अलायंस के सबसे बड़े पार्टी की, और उसमें चल रहे पलायन की, और उसमें चल रहे उठापटक की। आखिर उसी पार्टी को क्यों जो है टारगेट बना रही है सत्तारूढ़ पार्टी, उन्हीं की पार्टी के लोगों को उठा रही है, चाहे इधर से चाहे उधर से, चाहे ऐसे चाहे नाक सीधी पकड़ के। तो ये बात तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, क्योंकि आज भी कांग्रेस की जब बात होती है तो नाम गांधी का ही आता है। और यही बात जो है वो बीजेपी और एनडीए और मोदी की बीजेपी शुरू से कहती रही है। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली यही मोदी की बीजेपी है। कांग्रेस मुक्त भारत में आज भी कर्नाटक के चुनाव कांग्रेस जीत चुकी है, हिमाचल में भी जीत चुकी है, लेकिन अभी पिछले दिनों देखिए हार्ट अटैक दे दिया था फिर से बीजेपी ने। राज्यसभा चुनाव के दौरान जो है हिमाचल प्रदेश में क्या गतिविधियां रही कांग्रेस के अंदर भी, ये हमें भी पता है। कैसी सुर्खियां बनी, हमें भी पता है। तो अब आप देखिए क्या हो रहा है कि एक तरफ जो है कांग्रेस के जो सबसे मुख्य प्रचारक हैं, स्टार प्रचारक हैं, और जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है, मगर सबसे ज्यादा कांग्रेस के पार्टी में ही उन्हीं का ही प्रचार प्रसार होता है, हालांकि वो अध्यक्ष नहीं है, वो है राहुल गांधी। राहुल वो गांधी तो को तो आप कह सकते हैं कि वो कांग्रेस का फेस है। प्रभात जी, मैं फेस है ना, इसमें मुख्य प्रचारक है जी। तो वो आ, तो क्या, वो तो अपना अपना यात्रा कर रहे थे ना। वो जो कि बहुत हाईली सक्सेसफुल रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक जो यात्रा है, दोनों यात्रा, और पहला फेज। इसमें आप देखेंगे कि थोड़ा सा बीजेपी खेमे में इस बात को लेकर थोड़ी सी हड़बड़ी, थोड़ी घबराहट सी भी हो गई, क्योंकि जिस तरह का उनको रिस्पॉन्स मिला, भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो खैर ये तो हो गई। अब तो इलेक्शन ही आ गए हैं। आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ, जी समय खत्म हो रहा है हमारा। मोदी जी। जी ने जो एक बार बार वो एक बात को रिपीट कर रहे हैं, अब की बार 400 पार, कितनी दम है इसमें? देखिए एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि मोदी जी से और इस सरकार से बेहतर प्रोपेगेंडा तो आज तक शायद इंदिरा सरकार भी नहीं कर पाई, जो कि अ, जिसने गरीबी हटाओ का भी नारा कभी दिया था, और जो जन जन की जुबान पे चढ़ गया था। और आज तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड का अगर स्कैम, जिसको ये कहा गया, निर्मला सीतारमन के हस्बैंड प्रफुल्ल प्रभाकर ने कहा कि मदर ऑफ ऑल स्कैम्स है ना। वो तो रोज कोई ना उस कोई बयान दे ही रहे उसमें भी सुप्रीम कोर्ट जो है उसको गैर संवैधानिक मानती है। हजारों करोड़ रुपए पिछले 5 सालों में पार्टियों के पास पहुंच गए, जिसमें से कि मेजर चंक बीजेपी के पास पहुंचा। किन परिस्थितियों में पहुंचा, किन कंपनियों ने वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, शेल कंपनियों ने भी खरीदे, छोटी कंपनियों ने भी खरीदे, जिनका टर्नओवर 50 करोड़ का था, उन्होंने 100 करोड़ के बॉन्ड दिए पार्टी को। ये केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक बात नहीं रुकनी चाहिए। ये तो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है ना। 64 करोड़ का बोफर स्कैम था फिरोज साहब, 64 करोड़ का। हम बात कर रहे हैं दसियों हजार करोड़ के, जो कि अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो कि पार्टी फंड में पहुंच चुके हैं, तमाम पार्टियों के, कोई एक पार्टी नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि बीजेपी को सबसे ज्यादा लार्जेस्ट शेयर गया, कांग्रेस को भी गया, बीआरएस को भी गया। कैसे कैसे पहुंचा? और जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये ठीक ही नहीं था, ये तो असंवैधानिक था, गैर संवैधानिक था, इसका तरीका ठीक नहीं था। वो जो कि एक करप्शन का मुद्दा इंडिया अलायंस, या जो है जो पार्टियां हैं, अपोजिशन पार्टियां, वो उठा सकती थी, वो शायद उसको कैश इन नहीं करवा पाई हैं अब तक भी। आज भी हम, आप दिल्ली के और एनसीआर की सड़कों पर चले, जो बड़े बड़े बिलबोर्ड्स देखेंगे कि वो कहते, मोदी जी का बहुत बड़ा आपको उसमें बिलबोर्ड पर फोटो दिखेगा, और उसमें स्लोगन लिखा हुआ है कि वो चाहते हैं कि मोदी हटाओ, मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ। देखिए, इसमें मदर ना ऑफ ऑल मुझे स्कैम्स। मुझे जो समझ में आता है, जैसा आपने कहा कि
इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, या जिसको चुनावी बॉन्ड कहते हैं, वो उसको ठीक से ये भुना नहीं पाया। लेकिन आप देखिए कि ये जो चीज है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो पूरी टेक्निकल चीज है, और हमारे जैसे जैसे देश में है जहाँ 60% लोग गरीब हैं, अनपढ़ हैं, यहाँ पे जहालत है, तो उनके ये चीज गले उतार देना कि जी ये चीज ये होती है, देखिए इसमें ऐसा हुआ ऐसा नहीं, हुआ, मैं आपसे सामने में इत्तेफाक रखिए। नहीं रखता फिरोज भाई, आपसे इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि बोफर्स जैसी टेक्निकल चीज तो भाई कुछ नहीं हो सकती ना। कैसे कैसे पहुंचा, पैसा पहुंचा, उसकी एक बहुत बड़ी अजीब सी कड़ी थी। उसमें हिंदुजाज भी थे, उसमें क्वातरोची भी था, उसमें कहीं फिर सोनिया गांधी आ रही थी, फिर कहीं का वो एक अकाउंट था कि जो कि दूसरे देश का था। उसमें बहुत सारे ऐसे थे, इसमें तो बड़ा साफ। ये तो समझाना बहुत ही आसान है। ये समझाना बहुत आसान है कि तुम पैसे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर रेट डालूंगा, मुझे पैसे चाहिए। नहीं, वो ठीक है, ये तो वो बात समझाना आपकी आसान है ठीक है। जो ये कि, इस चीज को समझ रहे हो उठाया आप? भी गया है, सभाओं में उठाया गया है, लेकिन जो मेन चीज है, जैसे जैसे कि अगर आप जी कांग्रेस का घोषणा पत्र देखें, जो उन्होंने जिससे उन्होंने न्याय पत्र नाम दिया है, तो उसमें जो एम्फेसिस है वो उसे है महिलाओं पर है, युवाओं पर है, किसान पर है। इन तीनों को उन्होंने एड्रेस किया, इन तीनों को एड्रेस किया है, क्योंकि जो जिस तरह की बेरोजगारी है और महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, किसान आंदोलन है, तो उनको ये लगा कि हम इस चीज को एडजस्ट करके बहुत आसानी से वहां तक पहुंच सकते हैं, बजाय इसके कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड पर उतना समय लगाएंगे उसमें। लेकिन ध्यान है वो इस पर ही है। बहरहाल प्रभा जी, आप हमारे साथ जुड़े इस प्रोग्राम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के हम और प्रोग्राम थैंक करते यू। रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।